नमस्कार दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई, जैसा कि आपको पता है कि हम सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसको मद्देनज़र रखते हुए ये प्रीवियस ईयर की जो सीरीज़ है वो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। ये तीन सेट तो मैंने अपलोड कर दिए थे इसके। आज ये चौथी सीरीज क्लास आपकी होने वाली है इस सीरीज़ की। तो चलिए इसको देखते हैं। आज जो पर्सन आपके होने वाले हैं ये भाई 2021 के अंदर जो हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ था, ये सारे के सारे वो के वो क्वेश्चन है एक सेट में लेकर आया हूँ। और एक शिफ्ट का जो पेपर है वो कल अगली क्लास होगी उसमें करेंगे। आज इसको करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका, कीजिए इसे, कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 1/5 भाग इस संख्या का 1/7 भाग से 10 अधिक है तो वह संख्या बताओ। देखिए मान लेते हैं कि वो संख्या आपकी, मान ले कि x है। इस x का बटे 5 करेंगे क्योंकि 1/5 से गुणा करेंगे तो एक x से गुणा होगा तो x ही बन जाएगा। ये ज़्यादा है किससे? इसके 1/7 भाग से। और ये ज़्यादा है कितना, मतलब इनका अंतर भी कर दें तो कितना आएगा? 10। ये अंतर 10 आता है। अब नीचे नीचे वालों का एल्शियम ले लेंगे। 7 और 5 का एल्शियम 35 होता है। इसके बाद करें तो एल्शियम आ गया इसका 35। 5 को 35 पे भाग देंगे, 7 आ जाएगा, 7x आ जाएगा ऊपर, 7x माइनस इधर से करें 7 को 35 से भाग देंगे और 5 को जब x से गुणा करूँगा तो 5x आ जाएगा, ऊपर आ गया 2। और ये बराबर में कितना है? 10 के। 7x में से 2x 5x माइनस करेंगे, मेरा बच जाएगा 2x। और 2x के बटे कितना है? 35। ये 35 के बराबर कितना आ रहा है? 10। क्रॉस मल्टीपल करें, 35 को यहाँ गुणा हो जाएगा तो 2x की वैल्यू अपने पास आई। 2x की वैल्यू अपने पास आती है 350, 350 मल्टीपल होने के बाद। x की खाली वैल्यू निकालें तो 2 नीचे चला जाएगा, 350 पे कटेगा तो कट कर कितना आ जाएगा? 1 7 एंड 5। यानी कि अगर वो संख्या मैंने x मान रखी थी तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 175। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहो तो इस सवाल को 100 मानकर भी कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। या फिर कोई भी एक संख्या मानकर आप कर सकते हैं, लेकिन याद रहे जो संख्या आपने मानी है आप उसी की वैल्यू निकालेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको कीजिए। वह धनात्मक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिसमें 392 को गुणा करने पर गुणनफल जो आएगा वो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसे कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 392 एक संख्या है और इस 392 को इन ऑप्शंस में से मैं किससे गुणा करूं कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अगर मान लीजिए इस 392 की जगह 8 होता और यही ऑप्शन होते और मैं कहता कि इस 8 को मैं कितने से गुणा करूं कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप कहते कि सर इसको 2 से गुणा कर दीजिए। 8 को 2 से गुणा करके कितना आएगा? 16। और 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है क्योंकि इसका अंडर रूट करेंगे तो एक इंटीजर वैल्यू आएगी 4।
पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा आपका। ऐसे ही ये सवाल में कह रहा है कि जो 392 है, इस 392 को मैं कितने से गुणा करूँ कि मेरी जो संख्या बनेगी, जो गुणनफल आएगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो इसके लिए ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो ये 392 दे रखा है आपको, इसके आप फैक्टर बनाइए, 392 के फैक्टर बनाइए। यहाँ 392 है, 392 के फैक्टर बनाइए। फैक्टर आप इसी तरीके से बनाते हैं, इसे 2 से भाग कीजिए, 2 एकम 2, पीछे बच जाएगा 1, 2 में 18, पीछे बच जाएगा 1, और फिर 2 पर भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 196। फिर इसे 2 पर भाग दें तो ये आ जाएगा 9, 9 2 18 और 1 98। क्या ये फिर से भाग 2 पर हो रहा है? बिल्कुल। तो कितना बच जाएगा 49, और 49 को जब 7 से भाग देंगे तो मेरा आ जाएगा 7, क्योंकि 49 सिर्फ 7 से भाग होता होगा, और 7 से जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1। अब इसके फैक्टर, ये जो ये अंक आए इनको गुणा कीजिए। आप लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 7 और 7। जब पूर्ण वर्ग कोई संख्या होती है तो मतलब उसके पेयर को मल्टीपल करते हैं। जैसे 4 हो, 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 गुणा 2। 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, 49 को कैसे लिखते हैं? 7 गुणा 7। मतलब अगर इस संख्या को 392 को एक पूर्ण वर्ग बनना है तो इसे कितने से गुणा करूँ कि वो पेयर में बने? ये संख्याएं पेयर में होनी चाहिए। तो एक पेयर तो अपने पास ये हो गया, एक पेयर जो हुआ अपने पास वो तो ये बड़ा पेयर आ गया, 2 गुणा 2 का। दो और एक 2 और था भाई, एक तो पेयर ये आ गया अपने पास। ठीक है भाई, एक पेयर ये आ गया अपने पास, वेरी गुड। अब खाली 2 बच गया, मतलब इसको भी पेयर में बनना है, तो मैं यहाँ पर कितने से गुणा करूँगा? 2 से गुणा करूँगा, और 2 से गुणा करते ही ये संख्या पूरी पूरी पूर्ण वर्ग की संख्या हो जाएगी। तो मतलब मेरा आंसर जो हुआ वो इस क्वेश्चन का हुआ 2, क्योंकि 2 का एक पेयर नहीं है, ये इसमें से एक 2 गायब है, वही पेयर बनाता। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा इसका? 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कीजिए इसे। चलिए करते हैं। कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या है जिसे 4, 6, 8 और 12 तथा 16 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक ऐसी संख्या चाहिए जो पहले कि जो इन संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो जाए। पहले तो एक ऐसी संख्या ढूंढिए, और वो संख्या सबसे छोटी छोटी संख्या होनी चाहिए। और ऐसे में जब छोटी छोटी संख्या ढूंढनी हो तो हम उनका एल्शियम लेते हैं। 4, 6, 8, 12 और 16 जो ये संख्याएँ आपको दे रखी है, आप सबसे पहले इनका एल्शियम लेंगे। तो एल्शियम कैसे करें भाई? 4 का 4 दे रखा है, 4 के फैक्टर बना लो। 4 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 2 की पावर 2 हो सकती है, या 2 गुणा 2 आप बोल सकते हो, 2 की पावर 2 बोल दिए। 6 का फैक्टर बनाए तो 6 के फैक्टर क्या 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 बन सकते हैं? एक 2 और गुणा 3, फिर 12, और 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं भाई? 4 गुणा 3, 4 गुणा 3 12 ही होता है, लेकिन 4 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 2 की पावर 2 और गुणा में 3, 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4, और 4 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया? 12। उसके बाद अगली संख्या है मेरी 8, एक संख्या 8 बच गई थी। 8 को करें तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 8 ही होता है। फिर एक संख्या बच गई मेरी 16, और 16 के फैक्टर बनाए तो 16 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 2 की पावर 4। ये मेरे फैक्टर बन गए हैं। अब यहाँ पर हम करें तो जो मैक्सिमम पावर है उसको उठाइए इस 2 में से। इसमें पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, इसमें भी 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 3 है,
यहाँ पर कितना है, 2 की पावर 4, आप यहाँ लिखिए 2 की पावर 4। अब जो दूसरा नंबर आ रहा है वो मेरे पास 3 आ रहा है, और 3 का सिर्फ ये एक ही पेयर है, तो इसको सिर्फ 3 लिख ली। दोनों में एक ही पावर है, 3 की पावर। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, और 16 को 3 से गुणा कर देंगे तो मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 48। एलसीएम मेरा आ गया है 48, यानी कि जो ये 48 है, ये 4, 6, 8, 12 और इस 16 से पूरा पूरा भाग होता होगा। 48 तक तो ये संख्या पूरी पूरी भाग हो रही है, लेकिन शेषफल कितना बचता है प्रत्येक स्थिति में, 2। यानी कि इसी के अंदर अगर 2 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या कितनी आ जाएगी मेरी, 50। यानी कि इस सवाल का जो आंसर होने वाला है वो कितना होने वाला है आपका, 50। अब खुद करके देखिए, 50 को जब 4 से भाग करते हैं तो 48 तक तो पूरा पूरा भाग जाएगा। बचेगा कितना शेषफल, 2। अगर 6 से भाग करें तो भी 48 पर पूरा पूरा भाग जाएगा, 2 बच जाएगा। 8 को करें तो भी 48 तक पूरा पूरा, मतलब 4, 6, 8, 12 और 16, ये पाँचों संख्याएं 48 पर पूरी पूरी भाग होती हैं। और भाग होने के बाद प्रत्येक स्थिति में सवाल कह रहा है कि 2 शेष बचना चाहिए, तो मैं 2 ऐड कर दूंगा, मेरा नंबर कितना आ जाएगा, 50। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को कीजिए। बहुत ही अच्छा सा आसान सा सवाल है। चलिए देख करते हैं। आपको पता है ऐसे सवालों में हमेशा और हमेशा जो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू होती है, यानी कि आपकी जो क्रय मूल्य की वैल्यू होती है, वो आप हमेशा और हमेशा ही कितनी बताते हो, 100%। कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है, 100%। उसके बाद ये पहले लाइन में कह रहा है कि ये इस वस्तु को 105 रुपये में बेचता है, यानी कि इसका एसपी है इस वस्तु का, वो दे रखा है 105 रुपये। 105 रुपये इस वस्तु का सेलिंग प्राइस है। फिर ये कह रहा है कि अगर इसे 9% की हानि होती है बेचते समय, मतलब अगर प्रतिशत की बात करें तो 100% में कोई वस्तु खरीदी और 9% की हानि हुई, तो वो कितने में बेचेगा इसे, 91% में। लेकिन वो चाहता ही है कि इसे 30% के लाभ कमाना चाहिए, तो 30% पर के लाभ पर बेचना चाहिए। तो पहला सेलिंग प्राइस का अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 91% है, इस पर तो उसे हानि हो रही थी, 9% की हानि होती थी। लेकिन अब अगर ये लाभ चाहता है तो इस 100 की वस्तु को 30% का लाभ चाहेगा, तो कितने में बेचेगा, 130% में, 130% में बेचेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ जब पहले बेचता था कितने परसेंट में, 91% में, और रुपए में अगर बात किया जाए तो इस 91% की जो वैल्यू आपको दे रखी है सवाल के अंदर, वो आपको कितनी दे रखी है, 105। क्योंकि पहले की बात कर रहा था, पहले कितने में बेचता था, 91% पर। तो आप कहोगे कि 91% की जो वैल्यू है वो आपके पास 105 रुपये है। 1% की वैल्यू हमेशा कम होती है, और कम के लिए हम क्या कर देते हैं, भाग। और हमें चाहिए क्या, बताइए कि उसे 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, तो मतलब 130% पर। तो 130% की वैल्यू निकाल देंगे, 130% पर बेचना चाहिए भाई 30% का लाभ के लिए, तो 130% की वैल्यू निकालेंगे। क्या ये दोनों टर्म 13 13 पे कट जाएगी, 13 7 91, और 13 ढाई 110, 130। अगर 7 को मैं 105 पर काटूँ तो 15 7 105, और 15 को जब 10 से गुणा किया जाएगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 150, 150। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। इसको देखिए और आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को कीजिए।
देखिए करते हैं। ऐसे सवाल जब भी होते हैं तो आपको इन सवालों के लिए एक ऐसे मेथड का पता होना चाहिए जो आपका तुरंत आंसर ला कर दे। अगर आप लेंथी मेथड से चलोगे तो भाई इस सवाल के लिए कम से कम आपको 2 मिनट का समय या 3 मिनट का समय चाहिए ही चाहिए। हम क्या करेंगे, एक ऐसे मेथड का की तलाश करते हैं, एक मेथड ऐसा निकालते हैं जिससे ये सवाल जल्दी सोल्व हो जाए। तो उसके लिए आपको रेट में चेंज करना आना चाहिए। यानी कि अगर 1 साल की रेट 4% चक्रवर्ती ब्याज की रेट है, 1 साल की 4%, तो वो 1.5 साल की कितनी हो जाएगी, पूछ रहा है ना भाई, समय तो 1.5 साल का दे रखा है इसने सवाल में। तो 1.5 साल की रेट हम कैसे बनाएंगे, पहले आपको वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, 1 साल की रेट है वो आपकी 4% है। 1 साल की रेट 4%, लेकिन समय जो दे रखा है वो 1.5 साल दे रखा है, यानी कि 6 महीने और। 1 साल की अगर 4% है तो आधे साल की कितनी हो जाएगी, 2% और रेट होनी चाहिए अभी। भाई आधी हो जाएगी रेट, तो कितनी हो जाएगी, 2%। अब इसको हम कंबाइन करेंगे, दोनों कंपाइलेशन करेंगे इनका दोनों का रेट का। तो उसके लिए एक सक्सेसिव मेथड होता है, उसका आपको पता होना चाहिए। वो मेथड होता है x+y इंटू +xy और उसके बटे आना चाहिए 100। ये आपका सक्सेसिव मेथड है, ये x है। इस मेथड से हम किसी भी चक्रवर्ती ब्याज के रेट को चेंज कर सकते हैं। अगर x की वैल्यू मैं 4 मानूँ और y की वैल्यू 2 मानूँ, तो यहाँ पर x+y करके मैं कितना लिख दूँगा, 6। x+y कितना लिखूँगा, 6 प्लस, और जब 4 को और 2 का गुणा करेंगे इसके लिए xy में, तो आएगा 8। और 8 के बटे कितना है, 100। और 8/100 करेंगे तो मैं 2 पॉइंट ऊपर लगा लूँगा, एक जीरो और एक 8 लगा लूँगा। तो यहाँ से 100 को मैं हटा देता हूँ और यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं अपना 0.08, क्योंकि पॉइंट के बाद नीचे 100 आया था, पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए। अगर इसको ऐड किया जाए तो जो मेरी रेट बनकर आई वो बन गई 6 + 6 पॉइंट, जो रेट बनकर आई 6.08। ये मेरी रेट परसेंट बन गई। कितनी साल की है ये 1.5 साल की रेट है। 1 साल की रेट 4 थी, आधी साल की 2 होगी, और दोनों को कंबाइन करेंगे तो 1.5 साल की रेट कितनी हो जाएगी मेरी, 6.08। ये एनुअल है, लेकिन अभी उसने ये कहा था कि इसका अंतर और कौन से का अंतर, हाफ ईयर का, यहाँ पे कह रहा है अर्धवार्षिक का अंतर है। तो अर्धवार्षिक रेट, अर्धवार्षिक में आपको पता हो 1 साल की रेट अगर 4% है तो आधी साल की रेट करेंगे या 1.5 साल की रेट करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम अर्धवार्षिक होता है तो समय को दुगुना कर देते हैं और रेट को आधा। तो रेट को आधा करेंगे तो रेट यहाँ से तो बन जाएगी 2% की, रेट बन जाएगी 2%। और समय जो बन जाएगा, समय जो बनेगा वो हो जाएगा 3 साल का। समय जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 साल का। ये अभी भी रेट यहाँ पर कितनी आई, 2% की है। अब जब हम इसका अंतर करेंगे तो हम क्या करेंगे, तो जो मेरे इस सवाल की जो रेट बनती है, यानी कि अर्धवार्षिक की जो रेट बनती है वो बनती है 2%, और एनुअल की जो रेट बनती है 1.5 साल की वो बनती है 0.68। अब इन दोनों का अंतर ही तो ब्याज का अंतर दिखाएगा, तो इन दोनों का अंतर कर देते हैं। अंतर करेंगे तो 6.08 में से मैं माइनस कर दूँ कितने को, 2% को। तो 2% को माइनस करने के बाद मुझे मिला 4.08। यानी कि अगर मैं 4.08% की ही वैल्यू फाइंड आउट कर दूं तो मेरा अंतर आ जाएगा। क्या करेंगे, 5,000 रुपये टोटल थे अपने पास, 5,000 का अगर 4.08 करें तो नीचे आपको प्रतिशत हटाओगे तो 100 तो आएगा, प्रतिशत हटाने पर 100 तो आएगा। और ये 2 पॉइंट और थे, 4.08 थे तो 2 जीरो और लगा लेते हैं। 3 जीरो से मैंने तीनों जीरो काट दिए, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। और जब 2 को 408 पे काटता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, 2.04%। यानी कि 2.04 का मेरा अंतर आता है। ये सवाल ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीजिए भाई, इस क्वेश्चन को कीजिए, बड़ा आसान सा सवाल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बहुत ही आसान सा सवाल है, जल्दी से कीजिए।
चलिए देख करते हैं। कह रहा है कि 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात, यहाँ ए लिख लेते हैं अपना और यहाँ लिख लेते हैं अपना बी, और 4 साल पहले की बात करेंगे। 4 साल पहले, ये पहले की बात हो रही है यहाँ पे, 4 साल पहले की, -4 आप लगा लेना। उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा 4 साल बाद की, क्योंकि बाद में कह रहा है कि 4 साल के बाद में अनुपात हुआ, तो +4 कर लेते हैं। पहले 4 साल पहले का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 2:3, और 4 साल के बाद ये अनुपात हो जाता है 5:7। आपको ऐसे सवालों के लिए बिल्कुल एक बेसिक मेथड होता है, उससे अगर आप करोगे तो बहुत लेंथी सा सवाल बनता है, लीनियर इक्वेशन बनेगी, आप उस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे, वो बहुत लेंथी मेथड है। उसके लिए जिम इस मेथड का यूज़ कीजिए। यहाँ देखिए, इन दोनों में जो अंतर आता है वो कितने साल का आ रहा है, 3 साल का, और यहाँ जो अंतर आ रहा है वो कितने साल का आ रहा है, 4 साल का। ये जो अंतर है, ये जो अंतर आता है, इस अंतर को बराबर होना चाहिए। अगर ये अंतर बराबर नहीं है तो हम इसको बराबर करेंगे। बराबर क्यों करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको पता है, अगर मान लीजिए ये मान लीजिए कि एक बेटा है, किसी का बेटा है और ये 12 साल का है, ये आज 12 साल का है, और उसकी माँ जो है वो 30 साल की है, या फिर 35 साल की, आप मान लीजिए उसकी माँ है वो 35 साल की है। तो 5 साल के बाद अगर बात करूँ तो 5 साल बाद इसमें भी जुड़ेगा, और 5 साल बाद इसमें भी जुड़ेगा। यानी कि अगर यहाँ देखा जाए तो पहले जो अंतर था 12 और 35 का, वो 23 साल का अंतर था। इन दोनों के बीच में जो अंतर था वो 23 साल का था। 5-5 ऐड होने के बाद 5-5 साल बाद की बात करें तो ये 17 साल का हो जाएगा, और उसकी माँ हो जाएगी 40 साल की। आज भी ये अंतर 23 साल का ही होना चाहिए, ये अंतर अभी भी 23 साल के, दोनों बराबर बराबर आने चाहिए। तो यहाँ पर ये अंतर दोनों सेम होने चाहिए, उतना ही ए बढ़ा होगा और उतना ही बी बढ़ा होगा इन सालों में, 4 साल पहले भी और 4 साल बाद भी। ये अंतर दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, दोनों अंतर एक जैसे होने चाहिए। तो उसको अंतर को हम बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ से इसको थोड़ी देर साफ कर लेते हैं यहाँ से, और जो यहाँ अंतर आपको दिखाई दे रहा है इस 3 और 2 का, यहाँ लिख लीजिए 1, और जो ये 7 और 5 का अंतर दिखाई दे रहा है यहाँ लिख लीजिए 2। इस 2 को उठाइए और उस 2 को सबसे पहले इस 2 से गुणा कीजिए, और इसी 2 को इस 3 से गुणा कर दीजिए। फिर जो ये 1 है ये वाला, इस 1 को यहाँ 5 से गुणा कीजिए, और इसी 1 को यहाँ 7 से गुणा कर दीजिए। ऐसे में आपको क्या 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 मिलेगा, जो 2 को जब मैं 2 से गुणा करता हूँ तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना, 4। जब इस 2 को मैं इस 3 से गुणा करता हूँ तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना, 6। और उसके बाद अगर इस 1 को मैं 5 से गुणा करता हूँ तो 5 ही रहेगा, 1 को 7 से गुणा करता हूँ तो 7 ही रहेगा। अब देखना यहाँ ये अंतर बराबर आता है कि नहीं आता है। यहाँ 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 6 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 7। अब देखो ये अंतर बराबर है कि नहीं है। यहाँ अंतर आया 1 का, और यहाँ भी अंतर कितने का आता है, 1 का। लेकिन 1 साल का ये अनुपात में आया, 1 साल का अंतर, ये इस 1 यूनिट का अंतर 4 साल पहले और 4 साल बाद, टोटल अंतर कितने साल का हो गया, 8 साल का। यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ रही मेरी, 8। 1 की वैल्यू अगर 8 है तो इस 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से गुणा करेंगे तो 1 की आ जाएगी 4 साल पहले की, जो साल की बात करें 4 साल पहले, तो ये ए तो हो जाएगा 32 का, बस 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और बी हो जाएगा, 1 की वैल्यू अगर 8 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48। और 4 साल बाद की बात करें, यानी कि यहाँ से यहाँ ये वर्तमान मान लेते हैं, इसके 4 साल बाद की बात करें, क्योंकि ये 4 साल बाद की बातें होती 5 और 7 का अनुपात। तो 8 को जब 5 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा कितने साल का, 40 साल का। और 8 को जब 7 से गुणा करें तो ये कितने साल का हो जाएगा, 56 साल का। ये पूछ ये रहा है कि ये बताइए उसकी वर्तमान उम्र क्या है। तो वर्तमान उम्र के लिए तो ये 40 है, ये 4 साल ज़्यादा है, तो यहाँ से कम करेंगे तो वर्तमान उम्र कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 36। और यहाँ से अगर कम करें 4 साल तो यहाँ कितनी आ जाएगी, 52। यानी कि जो ए और बी की जो फिलहाल वर्तमान उम्र है वो कितनी कितनी है, 36 और 52। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस मेथड को बार बार प्रैक्टिस कीजिए।
तभी इसमें आप कर सकते हो, वरना आप एक्स और वाई की वैल्यू आप मानोगे, ए की उम्र एक्स साल, बी की उम्र वाई साल, फिर उसमें आप 4 जोड़ोगे, या फिर बी के लिए आप वाई में 3 जोड़ोगे। तो ऐसे करके आप लीनियर इक्वेशन बना लोगे, और लीनियर इक्वेशन को फिर सोल्व करोगे, वो थोड़ा लेंथी सा मेथड पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को कीजिए। चलिए देख करते हैं। कह रहा है कि 5 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ऐसे सवाल जब आपको करने हो तो आपको पता है एक मेथड का, मेथड क्या है, पूरा एक फॉर्मूला ही होता है। टोटल वर्क जो होता है, टोटल वर्क जो होता है वो एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी, और उसके साथ टाइम का मल्टीपल हो जाता है। एफिशिएंसी और टाइम का जब एफिशिएंसी होती है कार्य क्षमता, और उसको टाइम से अगर मल्टीपल कर देते हैं तो हमारा टोटल वर्क आ जाता है। इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करके इस सवाल को करेंगे। इस सवाल में आपसे ये कह रहा है कि 5 पुरुष 5 मेल हैं, 5 मेल किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, यानी कि इन 5 आदमियों की एफिशिएंसी 5 मान लेते हैं। तो ये 6 काम करेंगे तो टोटल वर्क आ गया 6 गुणा करके। जबकि 10 महिलाएं इसी काम को, यानी कि ये जितना काम होगा उतना ही काम ये 10 महिलाएं करेंगी। ये 10 महिलाएं इसी काम को, 10 फीमेल इसी काम को करने में कितने दिन का समय लेती है? 5 दिन का। ये दोनों काम आपस में बराबर हैं। जब हम यहाँ से कार्य क्षमता बनाते हैं तो इन दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा? 30 M, 30 M, और बराबर में जब 10 को 5 से गुणा किया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 50F। और एक मेल की और एक फीमेल की अगर कार्य क्षमता निकाली जाए तो F यहाँ गुणा में था, बराबर के इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 50, और नीचे यहाँ 30 यहाँ गुणा में था, इधर आएगा तो 30। जीरो से जीरो कैंसिल, यानी कि एक मेल की जो एफिशिएंसी कार्य क्षमता रही है वो आ रही है 5, और एक फीमेल की जो कार्य क्षमता रही है वो आ रही है अपनी 3। अब ये कह रहा है कि 5 महिलाएं और 3 पुरुष इस काम को कितने दिनों में करेंगे? पहले तो इस काम का पता होना चाहिए। तो इस इन वैल्यू को उठाकर आप इन किसी भी काम में रख दीजिए। ये टोटल वर्क ये था 5M गुणा 6, ये टोटल वर्क था। 10F गुणा 5 ये भी टोटल वर्क था। आप किसी में भी रखिए। मैं इसको फीमेल वाले में रखता हूँ। एक फीमेल की कार्य क्षमता कितनी आ रही है? 3। तो 10 फीमेल की कितनी हो जाएगी? 30। और ये 30 महिलाएं ये 30 कार्य क्षमता के साथ 5 दिन तक काम करती रहें तो टोटल काम कितना हो जाएगा इसका? 150। टोटल वर्क कितना आ गया मेरे पास? 150। ये आ गया टोटल वर्क। अगर आप इसको मेल में रखना चाहो, यहाँ रखना चाहो तो भी वही बात पड़ेगी। एक मेल की कार्य क्षमता रही है 5, तो 5 की कितनी हो जाएगी? 25, और 25 एफिशिएंसी के साथ में 6 दिन तक काम करते रहेंगे तो फिर से काम कितना आ जाएगा मेरा? 150, यानी कि 150 मेरा टोटल वर्क आ गया। अब ये कह रहा है कि 5 महिलाएं और 3 पुरुष, 5 महिलाएं यानी कि 5 फीमेल, एक फीमेल कितना काम करती है? 3। तो 5 फीमेल कितना काम कर देंगी? 5 फीमेल कितना काम कर देंगी एक दिन में? 15। उसी प्रकार जो 3 पुरुष यानी कि 3 मेल और एक मेल एक दिन में कितना काम करता है? 5। तो 3 कितना काम कर देंगे? ये भी कितना करेंगे? 15। कुल मिलाकर दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 30। और काम इनको कितने करने थे? 150। 150 काम को करने में वो कितना समय लगाएंगे? 150 के बटे कितना कर देंगे? दोनों की एफिशिएंसी यहाँ कितनी आ रही है अपनी? 30। तो टोटल का इनको दिन निकालने के लिए 30 से डिवाइड कर देंगे।
यहाँ काट देंगे, कितना आ जाएगा 5 दिन। यानी कि ये 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर इस काम को 5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को कीजिए, बहुत ही आसान सा सवाल है। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। प्लेटफॉर्म के निकट खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगा समय सेकंडों में ज्ञात कीजिए। सवाल भी सेकंडों में पूछ रहा है और मैं भी चाहता हूं कि आपके आंसर भी सेकंडों में आए। कीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 100 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है। ये किसी एक प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा है, एक व्यक्ति खड़ा है, उसको पार कर रही है। पार करने का मतलब ये होता है, मान लीजिए यहाँ एक आदमी खड़ा है और पीछे से यहाँ से चलते हुए एक रेलगाड़ी आएगी और इस आदमी को यहाँ से ऐसे करके पार करी जाए कर जाएगी। अब आप खुद सोचिए कि जितनी लंबी ये रेलगाड़ी है, ये कितनी लंबी रेलगाड़ी थी, 100 मीटर कह रहा है खुद, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक जाने में भी इसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा होगा, 100 मीटर कवर करना करना पड़ा होगा। यानी कि जितना ये खुद की लंबाई है, जितनी लंबी ये ट्रेन है, उतनी इसको डिस्टेंस कवर करनी पड़ी होगी। तो जो मेरी टोटल डिस्टेंस आई इस सवाल के लिए, वो डिस्टेंस आ गई है मेरी कितनी, 100 मीटर। डिस्टेंस आई मेरी 100 मीटर की। इस 100 मीटर को पार करने में उसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। स्पीड जो है इसकी वो है आपकी 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये समय किस में चाहता है, सेकंड में, और यहाँ जो डिस्टेंस दे रखी है वो भी किस में दे रखी है, मीटर में। तो आप जो ये स्पीड दे रखी है, ये दे रखी है किलोमीटर पर आवर में। इसको चेंज करके आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है। और मीटर पर सेकंड में जब भी चाल को बदला जाएगा तो उसको गुणा कर दिया जाता है 5/18 से। उसको गुणा कर दिया जाएगा 5/18 से। ये जो भी आएगा, ये जितना भी मल्टीपल जो भी आएगा, ये सारा का सारा आपका अब बन चुका है मीटर पर सेकंड। सॉरी, मीटर पर सेकंड। अब आपको बताना है टाइम। और टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दूरी बटे चाल। और डिस्टेंस आपको मिल रही है, वो मिल रही है 100 मीटर की। और स्पीड जो मिल रही है वो मिल रही है 30 × 5/18। तो 30 × 5 को मैं यहीं लिख लूँगा। और जो ये नीचे 18 आएगा, इस 5 के नीचे जो 18 आएगा वो पलट कर ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ मल्टीपल करेंगे, मैं इस जीरो से ये जीरो काट देता हूँ। 5 एकम 5 और 5 दूने 10, 3 एकम 3 और 3 छिके 18। यानी कि 6 को 2 से गुणा करेंगे तो मेरा जो समय आया वो कितना आया, 12 सेकंड का। जो समय आएगा वो कितने सेकंड का आ जाएगा, 12 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ ऑप्शन लिखा नहीं था, टाइपिंग में मिस्टेक हो रही थी, यहाँ पे ऑप्शन था नहीं तो मैंने खुद से ऑप्शन लिखा है 12 सेकंड। ये आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीजिए, इस क्वेश्चन को कीजिए। ये इस प्रकार का ही सवाल मैंने आपके जो प्रैक्टिस सेट है, शायद पहला है या दूसरा है, उसमें मैंने इस प्रकार का सवाल करवा रखा है। ये फिर से आ गया है और ये वो सवाल तो नहीं है, चेंज है, लेकिन सवाल उसी प्रकार का है। इसे कीजिए।
देखिए भाई करते हैं। कह रहा है कि ए और बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपये है। ये औसत मासिक आय है, ध्यान रखना। यहाँ पर साफ साफ लिख कर दिया हुआ है कि ये औसत मासिक है, औसत है। औसत किसका? ए और बी का। भाई औसत कैसे निकालते हैं? दो का औसत कैसे निकालेंगे? दोनों का सम और बटे कितना करेंगे? 2। ये औसत मासिक आय इनकी 14,000 रुपये है। ये आपकी 14,000 रुपये है। तो अगर मैं इनके ये पूछना चाहूँ कि टोटल आय कितनी होगी, तो आप क्या करोगे? यहाँ से जो ये 2 दे रखा है, इस 2 को यहीं तो गुणा करोगे। तो दोनों के मासिक आय कितनी हो जाएगी? दोनों की मासिक आय टोटल मिलाकर 28,000 रुपये होनी चाहिए। 2 को यहाँ गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा? 2 को नीचे से रिमूव करते हैं और 14,000 से गुणा कर दूंगा। तो ये जो ए और बी की मासिक आय आई, वो आई मेरी 14,000 और गुणा इसके साथ 2। ठीक है भाई, मैंने गुणा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बाद में इसको कॉमन लेना पड़ेगा। अब इसके बाद बी और सी की मासिक आय औसत दे रखा है ये भी, तो बी और सी का करेंगे। बी और सी की औसत दे रखी है 15,600 और इसको भी कितने से गुणा कर लेंगे? 2 से। इसके बाद सी और ए, सी है और इसके साथ ए है। इसकी इन दोनों की औसत आय दे रखी है 14,400। तो टोटल कितनी हो जाएगी इनकी? 14,400 और इसको भी कितने से गुणा कर लेंगे? 2 से। अब यहाँ देखो, जब यहाँ आपको पता लग रहा है भाई ये इन, यदि इस साइड से हम तीनों का सम करें तो ए कितनी बार आ रहा है? 2 बार। बी भी कितनी बार आ रहा है? 2 बार। और सी भी कितनी बार आया? 2 बार। तो आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैं ऐसे लिख लूँ तो मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि ए को मैं 2 बार को जोड़ूंगा तो 2 ए होगा, बी को 2 बार जोड़ेंगे तो 2 बी होगा और सी को 2 बार जोड़ेंगे तो 2 सी होगा। अब जब इनका मल्टीपल कर, जब इनमें से दो दो मैं कॉमन निकाल दूंगा तो 2 बाहर कॉमन ही आ जाएगा, तो मैंने पहले ही बाहर कॉमन ले लिया है, यहाँ सी है। ठीक है भाई, इधर से इनका सम कर लेंगे। और आपको पता है यहाँ पर भी ये 2 तीनों में आ रहा है तो 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर भी 2 लिख लेते हैं अपना। और यहाँ जोड़ें तो इनका जोड़ कितना आएगा? 0, फिर 0, उसके बाद 6 4 10, एक और 0, एक कैरी हो गया, 4 5 9, 9 4 13, 13 और 1 14 और 3 और 1 4। यानी कि इन तीनों का जो सम आता है वो 44,000 गुणा 2 आता है। अब यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ए बी और सी तीनों मिलकर 44,000 रुपये कमाते हैं। तीनों मिलकर 44,000 रुपये कमाते हैं। अब वो पूछ ये रहा है कि सी की मासिक आय बताओ, सी की आय बताओ सिर्फ। जब आपको पता है तीनों मिलकर 44,000 रुपये कमा रहे हैं, जिसमें से ए और बी, सी का हमें निकालना ही है। सी का तो निकालना ही है। तो मुझे ए और बी की तो आय पता है कितनी है? 14,000 को कितने से गुणा कर रखा है? 2 से। तो मैं क्या करूँगा? ए बी और सी, इन तीनों की जो टोटल आय है वह अपने पास आ गई 44,000 रुपये, जिसमें से ए और बी दोनों मिलकर 28,000 रुपये कमाते हैं। तो सी का निकालने के लिए इस 44,000 में से, इस 44,000 में से मैं 28,000 माइनस कर दूंगा। भाई टोटल दोनों कितने कमा रहे थे? 28,000 रुपये तो कमा रहे थे। कौन कौन? ए और बी। और तीनों मिलकर कमा रहे हैं 44,000। 44,000 में से 28,000 को माइनस करेंगे, मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 16,000 रुपये। कितने हज़ार? 16,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए, ये इस सवाल का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। अगर आप और निकालना चाहिए तो आप मुझे बताना कि ए और बी दोनों की इंडिविजुअली अलग अलग आय कितनी होगी, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को कीजिए। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार सा सवाल है, अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन को कीजिए। कीजिए भाई, बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है।
चलिए देखिए करते हैं। कह रहा है कि एक शंकु आकार पात्र की, एक शंकु क्या होता है भाई, कोन, कोन कुछ इस प्रकार की होती है। थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये इस प्रकार की जैसे जोकर की टोपी होती है, बिल्कुल वैसा का वैसा ये एक आपका कोन है। अब इसकी जो ऊंचाई दे रखी है, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो हाइट दे रखी है, वो आपको दे रखी है 60 सेंटीमीटर की। ये दे रखी है 60 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि इसके आधार का व्यास, व्यास होता है ये पूरी लंबाई, ये पूरी लंबाई होती है व्यास, लेकिन त्रिज्या क्या होती है इसकी, आधी। यानी कि यहाँ से लेकर जो ये वाला हिस्सा है, आधा हिस्सा, ये आपकी त्रिज्या होगी। और त्रिज्या जो रेडियस जिसको बोलते हैं, डायमीटर व्यास होता है। तो व्यास 64 है, तो इसकी रेडियस कितनी आएगी भाई, आधी हो जाएगी 32। यानी कि अगर इस शंकु की मैं देखूं, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा सा बनाऊं, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो है 32, ये है 32। जो ये हाइट दे रखी है इसकी, ये दे रखी है आपको 64, ये वाली हाइट ये दे रखी है 64। ये हाइट आप निकाल सकते हो क्या, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, या फिर सैलेंट हाइट, इंग्लिश में बोलते हैं सैलेंट हाइट। सैलेंट हाइट निकालने का एक फॉर्मूला होता है। और सैलेंट हाइट कैसे निकाली जाती है, सैलेंट हाइट निकाली जाती है आपकी एल से, जिसे हम डिनोट करते हैं, ये होती है आपकी अंडरूट हाइट का स्क्वायर और प्लस रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। अब यहाँ से देखें तो सैलेंट हाइट निकालेंगे, और हाइट आपकी दे रखी है इसकी 60, तो यहाँ लिख लीजिए 60, और 60 का कर दीजिए स्क्वायर, और प्लस रेडियस, रेडियस 64 का आधा करेंगे 32, 32 का आप क्या कर देंगे स्क्वायर। ठीक है भाई, क्या आपको दोनों में से चार चार कॉमन दिखाई दे रहा है। 60 को अगर मैं करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 15 × 4, और यहाँ पर भी स्क्वायर है पूरे का। अगले को मैं लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ 32, 32 को भी कैसे कैसे लिख देंगे, 8 × 4। अब यहाँ पर अंटूट लगा हुआ है, 15 पे अंटूट है और 8 पे अंटूट है। यहाँ देखो 4 और 4 दो बार आ गया होगा, और 4 और 4 का जब गुणा करते होंगे तो 16 आता होगा। और 16 को जब मैं बाहर कॉमन ले लूँ, या फिर इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम अंडरूट 16 को लिख दूंगा 4 × 15, और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 2। आगे 32 को लिखेंगे 4 × 8, और पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 2। आगे देखें तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, और 15 का स्क्वायर करें तो 225, प्लस फिर 4 का स्क्वायर करें इसका तो ये कितना आएगा 16, और 8 का स्क्वायर करें तो आ जाएगा कितना 64। अब इस पर लगा हुआ है अंडरूट। क्या अब आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी 16 आ रहा होगा और इसमें भी 16, 16 कॉमन आ सकता है। 16 अगर कॉमन आए तो यहाँ बचेगा 225, 16, और यहाँ लिखेंगे अपना 225, और प्लस यहाँ आ जाएगा 64। इस पर पूरे पे है अंडरूट, और 16 का अंडरूट आपको पता होगा, 16 का जो अंडरूट होता है
वो होता है आपका 4। तो 4 मैं यहाँ से बाहर ले सकता हूँ और अंदर बच जाएगा आपका 225 और 64। और 225 और 64 को जोड़ते हैं तो मेरा आ जाएगा 289। और 289 किसका अंटूट होता है? 17 का। और 17 को जब 4 से गुणा करेंगे तो मेरा साइलेंट हाइट जो आएगी वो आ जाएगी 68, 68। ये मेरी साइलेंट हाइट आई है। यानी कि इस शंकु की जो साइलेंट हाइट आएगी वो आ जाएगी आपकी 68। अगले पेज पर कर लेते हैं। जो एल की वैल्यू आई वो मेरी आ रही है 68। रेडियस की जो वैल्यू आ रही है आपकी वो आ रही थी आपकी कितनी? रेडियस यहाँ देखें तो रेडियस कितना लिया था हमने? 32। रेडियस मेरी आ रही है 32। अब जब इसका मुझे एरिया निकालना है, एरिया आपको कोन का एरिया पता होगा, होता है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू कितनी आएगी? 22/7। आर की वैल्यू आपके पास कितनी है? 32। और एल आपने निकाला है वो निकाला है 68। ये जो भी आएगा ये सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा? एरिया। ये सारा क्या है? आपका एरिया है। और एरिया है तो ये एरिया आपका आया होगा, ये सारा सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था। हमने जो सैलेंट हाइट निकाली है 68, ये भी सेंटीमीटर में ही निकाली है। तो जो आपका एरिया आया होगा ये भी किस में आया होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आया होगा। ठीक है भाई। लेकिन आपको निकालना क्या था? तिर्यक पृष्ठ को 35 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर निकालना था आपको। तो आप क्या करोगे? जब यहाँ से हम मीटर स्क्वायर पे बात करें, एक की वैल्यू 35 दे रखी है, एक की वैल्यू 1 मीटर को रंगने का, 1 मीटर स्क्वायर को रंगने का 35 रुपये लेता है। तो इतने में इसको मीटर में बदलें तो हम इसको कितने से गुणा कर सकता हूँ? 22/7 गुणा 32 गुणा 68। यहाँ 32 है, 32 गुणा 68। और इस पूरे को मैं डिवाइड कर दूंगा कितने से? 10,000 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। और स्क्वायर करेंगे 100 का, क्योंकि मीटर स्क्वायर में आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर करना है तो 10,000 करना पड़ेगा। और गुणा में इसका कितना कर देंगे? 35, क्योंकि 35 रुपये वो 1 मीटर पर ले रहा था। 1 मीटर स्क्वायर पे 35 रुपये ले रहा था। आप किसको कैंसिल आउट करें तो ये कट जाएगा 5 पर, ये कट जाएगा 2,000 पर, 5 को। और भी काटना चाहें तो 2,000 को मैं भाई 2 गुणा 1,000 लिख सकता हूँ। तो 2 तो कट जाए 11 पे, 22 पे तो ये जो है 11, और नीचे बच जाए कितना? 1,000। अब जब इसका मल्टीपल करेंगे 32, 68 और 11 का, और इसके नीचे लगाएंगे जब 1,000, तो ये लगभग आंसर देगा आपका 23.94%। 94 लगभग इतने रुपए का खर्चा आएगा। 23 रुपये और 94 पैसे लगभग का खर्चा आएगा आपका। तो भाई ये आपके कुछ क्वेश्चन थे आज के। ये लगभग मैंने सारे सवाल करवा दिए हैं आपको। 10 सवाल आए थे उस पेपर के अंदर। ये 10 के सवाल, 10 के 10 सवाल आपके कंप्लीट हो गए हैं। आज के लिए इतना बहुत है, बाकी करेंगे कल। एक और सेट लेकर आऊँगा मैं इसी का, जो हरियाणा पुलिस का जो दूसरा पेपर हुआ था, दूसरी शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।